आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी की कहानी लाई हैं। इस मूवी में एक छोटी सी नटखट सी लड़की अपने डैड को रेंट पर देने का इरादा कर लेती है। उसे कोई और बिजनेस प्लान तो नहीं सोचता, लेकिन अपने डैड को रेंट पर देकर वो पैसे कमाने का अच्छा जरिया सोचती है। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक आदमी टाई को दिखाया जाता है, जो टीवी पर एक सुंदर लड़की को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। अपनी पत्नी को देखकर वो अच्छे पति की तरह जल्दी से चैनल बदलकर म्यूज लगा लेता है और बात संभालते हुए अपनी पत्नी को बताता है, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो गई है और लोगों के पास काम भी नहीं है। उसकी पत्नी कहती है, जब तुम्हारे जैसे निकम्मे 10 सालों से कोई काम किए बिना घर बैठे रहेंगे तो देश का यही हाल होगा। टाई उसकी बातों से बचने के लिए वहाँ से उठकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है। उसकी बेटी यंग उसे कहती है, आपको कल मेरे स्कूल आना है, तो टाई मना कर देता है। यंग उससे जिद करती है तो टाई को हार मानना पड़ती है। अगले दिन स्कूल में यंग की क्लास में सब बच्चे घर से कुछ न कुछ ऐसा देकर आते हैं जो उनके काम का नहीं था। सब बच्चों को उन चीजों को एक दूसरे के साथ बदली करना था। यंग से उसकी टीचर पूछती है, आप क्या लाई हो? तो वो कहती है, मेरी चीज अभी रास्ते में है। तभी टाई वहाँ पहुँच जाता है। यंग क्लास को टाई के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पिता मेरे घर में सबसे ज्यादा फजूल चीज है, इसीलिए जो चाहे इन्हें रेंट पर ले सकता है। ये सुनकर टाई के साथ साथ क्लास और टीचर भी हैरान हो जाती है। टीचर उसे समझाती है, अपने पिता के बारे में ऐसे बात नहीं करते। जिस पर यंग कहती है, भी मैं नहीं बल्कि मेरी मॉम ने कहा है कि पिता हमारे घर में किसी काम के नहीं है। टीचर पूछती है, आपके पिता को रेंट पर कौन लेगा? तो क्लास का एक बच्चा जेटी खड़ा होकर कहता है, मैं इन्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ और बदले में यंग को अपनी चीजें दूंगा। जेटी प्ले स्टेशन लेकर आया था। वो प्ले स्टेशन के बदले यंग से उसके डैड को ले लेता है। टाई वहाँ से जाने लगता है तो जेटी उसे कहता है, अब आपको मेरे साथ जाना होगा क्योंकि मैंने आपको रेंट पर लिया है। टीचर टाई से कहती है, इसके डैड नहीं है, इसलिए इसने डैड का प्यार नहीं देखा। ये सुनकर टाई उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। टाई जेटी के साथ उसके घर जाता है तो जेटी उसकी बहुत खिदमत करता है। टाई उससे उसकी मोम के बारे में पूछता है तो वो बताता है, मोम तो दादी को लेकर हॉस्पिटल गई है। फिर जेटी उसका मजाहिया सा हुलिया बनाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। वो दोनों खेलने लगते हैं। दोनों पानी वाली बंदूक से एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। अचानक जेटी टाई के सामने से हट जाता है और तभी वहाँ उसकी मोम आ जाती है तो पानी उसकी मोम पर गिर जाता है। जेटी की मोम कोई और नहीं बल्कि वही सुंदर लड़की थी जिसे टाई टीवी पर देखता था। जेटी अपनी मोम मीशा को अंदर ले जाकर बताता है, टाई यहाँ क्यों आया है, और तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया। दूसरी तरफ टाई की पत्नी मारिया को दिखाया जाता है, जो एक सैलून चलाती है। सैलून में बल्ब खराब होता है तो वो खुद ही उसे ठीक करने लगती है। उसकी कस्टमर उसे कहती है, तुम्हें ये काम खुद करने की बजाय अपने निकम्मे पति से करवाने चाहिए। जिस पर मारिया अपने पति की बुराइयां करने लगती है। उधर टाई मीशा के घर में खराब बल्ब ठीक करता है और उससे कहता है, तुम्हें कोई भी काम करवाना हो तो मुझे कह सकती हो। टाई से अपने घर के तो काम होते नहीं थे, लेकिन मीशा के साथ फ्लर्ट करने के लिए वो ये भी कर रहा था। अगले दिन स्कूल में जेटी यंग को बताता है, तुम्हारे डैड तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कल मेरे साथ बहुत मजा किया और हम खूब खेले। ये सुनकर यंग कहती है, डैड कभी मेरे साथ तो नहीं खेले, बल्कि उनकी वजह से तो मुझे भी मोम से डांट पड़ जाती है। जेटी कहता है, फिर तुम हर रोज अपने डैड को मुझे ही रेंट पर दे दिया करो। वो यंग को एक कवर देता है जो मीशा ने मारिया के लिए भेजा था। यंग उसे खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर यंग के शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुश हो जाती है। घर जाकर यंग जेटी का दिया हुआ पैसों वाला कवर टाई को देती है। टाई कहता है, तुमने उससे ये पैसे क्यों लिए? तो यंग कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार पैसे कमाए हैं। टाई कहता है, कल मैं उसे ये पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन टाई वो कवर लेकर जेटी के घर जाता है, जहाँ मीशा जेटी की दादी के साथ खेल रही थी। मीशा के पति गुजर चुके थे, इसीलिए जेटी की दादी को भूलने की बीमारी थी। जैसे ही टाई वहाँ पहुँचता है, दादी उसे देखकर उसे अपना बेटा समझने लगती है और उससे बातें करती है। टाई उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है और वो जेटी की दादी के साथ वक्त गुजारकर बहुत खुश होता है। जाने से पहले टाई पैसों वाला कवर मीशा को वापस देता है तो मीशा कहती है, आपकी वजह से मेरा बेटा बहुत खुश हो गया और उसकी दादी भी, इसीलिए आप ये पैसे रख ले। तभी टाई को एक कॉल आती है जो उससे पूछता है, मुझे रेंट पर डैड चाहिए, लेकिन टाई उसे बातें सुनाकर कॉल काट देता है। तो फिर एक मैसेज आता है कि मुझे रेंट पर डैड चाहिए और आप उसके लिए कितने पैसे लोगे। टाई अपने दोस्त के इंटरनेट कैफे में जाता है और इंटरनेट पर चेक करता है
है तो उसे एक पोस्ट नजर आती है जिस पर लिखा था, अगर किसी को डैड रेंट पर चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। और ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि टाई की अपनी बेटी ने की थी। टाई यंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे समझाता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा डैड हूँ और किसी का डैड नहीं बन सकता। यंग कहती है, दूसरों के डैड तो काम करते हैं लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करते। वो कहती है, आपको ये धंधा कर लेना चाहिए, इससे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और घर बैठकर मोम की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। वैसे क्या कमाल का बिजनेस आइडिया है ना दोस्तों। ये आइडिया तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि अपने पिता को ही रेंट पर देकर पैसे कमाए जाएं। यंग उसे एक एड्रेस देती है और उसे वहां जाने का कहती है। टाई वहां जाता है तो उस बार में एक लड़की बैठी दारू पी रही थी। टाई उसे कहता है, मेरी बेटी ने गलती से पोस्ट लगा दी। पर वो लड़की टाई से कहती है, कुछ देर बैठकर मेरी बातें तो सुन लो। टाई बैठकर उसकी बातें सुनने लगता है। वो लड़की कहती है, डैड आप इतनी देर से कहाँ थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर अचानक से वो लड़की टाई के मुंह पर दारू फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो टाई के पेट में चाकू मार देती है। टाई नीचे गिर जाता है और लोगों से एम्बुलेंस बुलवाने का कहता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है वो चाकू तो नकली था। अगले दिन यंग टाई से पूछती है, कल आपका काम कैसा रहा। तो टाई उसे सब कुछ बताता है और कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। यंग उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे अगले कस्टमर पे एड्रेस देती है। टाई नए कस्टमर से मिलने जाता है जो एक प्रेग्नेंट लड़की थी। वो लड़की टाई को बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और छोड़कर चला गया। मुझे हर माह चेकअप के लिए जाना होता है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे डैड बनकर आ जाया करें। उसकी बात सुनकर टाई को उस पर बहुत दया आती है और वो उसकी बात मान लेता है। उधर मारिया ने सैलून की जगह रेंट पर ली थी। उस जगह का मालिक मारिया से कहता है, मैंने रेंट $5,000 से $10,000 तक बढ़ा दिया है। ये सुनकर मारिया परेशान हो जाती है और उसे टाई पे भी गुस्सा आता है जो कुछ नहीं करता। मारिया सारा गुस्सा घर जाकर टाई पर उतार देती है। वो टाई से कहती है, अब मैं अकेली इस घर को नहीं चला सकती, इसलिए तुम्हें भी अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा। और इस तरह टाई के पास यंग के बताए हुए काम को आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। टाई अपने अगले कस्टमर के पास जाता है जो बहुत अमीर था। ये आदमी अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था, इसलिए उसे किसी की जरूरत थी जो उसकी बेटी के स्कूल में उसका डैड बन के जाए, जहाँ उन्हें बच्चों के लिए खाना बनाना था। टाई उसकी बेटी के स्कूल में जाता है और सब बच्चों के डैड के साथ मिलकर खाना बनाता है। टाई ने उसकी बेटी को नहीं देखा था, इसलिए उस आदमी की बेटी उसके पास खाना लेने आती है तो एक टीचर टाई से कहती है, अपनी बेटी को थोड़ा ज्यादा खाना डाल के दें। उस बच्ची को काफी दुख होता है कि डैड खुद तो नहीं आए और किसी और को डैड बना के भेज दिया। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट उस पर खाना फेंक कर भाग जाता है। टाई उसके पास आता है तो वो लड़की चिल्ला कर कहती है, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। स्कूल के बाद वो आदमी अपनी बेटी को लेने आता है तो टाई को बातें सुनाते हुए कहता है, तुमसे डैड बनने की एक्टिंग ढंग से नहीं हुई, तुमने मेरी बेटी को गुस्सा दिलाया। जिस पर टाई को भी गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी से कहता है, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करना थी, लेकिन तुम तो उस लड़की के डैड हो, तुम्हें उसका दर्द नजर नहीं आता कि उसे डैड का प्यार चाहिए। वो आदमी टाई के मुंह पर पैसों वाला लिफाफा मारकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाई अपने दोस्त के इंटरनेट कैफे में ही अपना ऑफिस खोल लेता है, जहाँ वो एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा था, यहाँ डैड रेंट पर दिए जाते हैं। अगले दिन टाई उस लड़की के साथ जाता है जो प्रेग्नेंट थी। उसके चेकअप के बाद टाई उसे उसकी स्कैन की रिपोर्ट्स दिखाता है। वो उसे कहता है, जब ये पैदा हो जाए तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर वो कहती है, मैं इसे पैदा होते ही इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाती तो इसका कैसे रखूंगी। टाई को दोबारा से उसी लड़की का मैसेज आता है जिसने बार में टाई को नकली चाकू से मारा था। उसे एक बार फिर से डैड की जरूरत थी। इस बार टाई खुद जाने की बजाय अपने दोस्त को डैड बनाकर भेज देता है। वो लड़की टाई के दोस्त की काफी कुट लगाती है। टाई दूर खड़ा उसकी धुलाई होते देखता है, लेकिन मदद के लिए नहीं जाता क्योंकि वो मार नहीं खाना चाहता था। टाई और उसका दोस्त बाद में उस लड़की से मिलते हैं तो वो बताती है, मेरे डैड मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत जुल्म करते थे, जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वो कहती है, मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। टाई और उसका दोस्त उसे इंटरनेट कैफे में काम के लिए बुला लेते हैं। टाई उस बिजनेसमैन से मिलता है तो वो टाई से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो उसे बताता है कि मेरी बेटी ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। वो टाई से कहता है, तुम मुझसे बात करके उसे शांत करो ताकि वो मुझसे बात कर सके। टाई उसकी बेटी के पास हॉस्पिटल में जाता है। वो उसकी बेटी से बात करके उसे अपने डैड से बात करने के लिए मना लेता है। टाई उस बिजनेसमैन और उसकी बेटी के लिए मूवी के टिकट्स लाता है और खुद भी वहाँ जाता है। टाई अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो अपने डैड से बात करने लगती है। टाई को अब कस्टमर्स मिलने लगे थे। वो कमाने लगा
होता था और चुपके से मारिया के पर्स में पैसे भी रख देता है। टाई को इतने कस्टमर्स मिलने लगे थे कि अब वो यंग के साथ भी वक्त नहीं गुजार पाता था। टाई एक दिन यंग और मारिया को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। मारिया उसे काफी ताने मारती है, कहती है इसका बिल देने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे, ये ना हो कि तुम्हारे इस शौक के बदले हमें बाद में इस रेस्टोरेंट के बर्तन धोने पड़े। फिर वो पैसे देखकर उससे पूछती है तुम क्या काम करते हो। टाई सोचता है कि अगर सच बताऊंगा तो ये बातें सुनाएगी, इसलिए झूठ बोलते हुए कहता है मैं एक बिजनेसमैन को मनी एक्सचेंज के बारे में सलाह देता हूँ। मारिया उसकी बात पर काफी हैरान होती है। वो मारिया को उसे बिजनेसमैन का कार्ड भी दिखाता है जिसकी बेटी के लिए उसने डैड की एक्टिंग की थी। अगले सीन में टाई जेटी के घर जाता है। जेटी अपनी मोम से कहता है मुझे बेसबॉल मैच देखने जाना है। जेटी मीशा के साथ जाने वाला था लेकिन वो टाई को भी अपने साथ चलने का कहता है तो टाई मान जाता है। टाई इंटरनेट कैफे में आकर बेसबॉल मैच की टिकट्स बुक करने लगता है और तभी यंग उसे देख लेती है। यंग पूछती है क्या हम मैच देखने जा रहे हैं, तो टाई मना कर देता है। उधर मारिया के सैलून में उस जगह का मालिक आता है और मारिया से कहता है मैं ये जगह बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी के साथ अमेरिका जाना है। उसकी बात सुनकर मारिया परेशान हो जाती है। टाई घर जाता है तो मारिया को परेशान देखकर उससे वजह पूछता है। मारिया उसे सच नहीं बताती बल्कि कहती है मैं सोच रही हूँ सैलून बंद कर दूं क्योंकि अब तुम भी अच्छा कमाने लगे हो। वो कहती है अब मैं घर रहकर यंग के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर टाई उसे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। अगले दिन मारिया के सैलून में एक अमीर औरत आती है। मारिया इसी औरत के सैलून पर पहले काम करती थी। मारिया उसे अपना मसला बताती है तो वो मारिया से कहती है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। हम देखते हैं कि टाई जेटी और मीशा के साथ मैच देखने जाता है। घर पर यंग टीवी पर मैच देख रही होती है जिसमें उसे वो तीनों भी नजर आ जाते हैं। ये देखकर यंग को जलन होने लगती है लेकिन उसने ही अपने डैड को ये काम करने पर मजबूर किया था। मैच के बीच मीशा को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है जहाँ जेठी की दादी तोड़फोड़ कर रही थी। वो कह रही थी मुझे मेरा बेटा चाहिए। मीशा उसकी बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है आपका बेटा मर चुका है इसलिए मुझे बार बार उसकी याद दिलाकर परेशान ना किया करें। दादी को उसकी बात सुनकर सच का एहसास होता है तो वो बेहोश हो जाती है। मारिया यंग के साथ सैलून वाली जगह के मालिक के पास जाती है और उसे $10,000 देती है लेकिन वो आदमी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अभी ये जगह बेचना चाहता हूँ। तभी यंग जेटी को कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें और डैड को टीवी पर देखा था। उसकी बातें सुनकर मारिया उससे फोन लेकर खुद बात करती है और जेटी से टाई के बारे में पूछती है तो वो बताता है वो हॉस्पिटल में है। वो दोनों हॉस्पिटल जाती है। मारिया को टाई नजर आता है जो मीशा के करीब खड़ा था और उसे तसल्ली दे रहा था लेकिन मारिया गलत समझ लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। टाई उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है मुझे सफाई का मौका तो दो। मारिया उसे बातें सुनाती है कि मैंने इतने साल तक तुम्हारा ख्याल रखा, तुम कोई काम नहीं करते थे फिर भी तुम्हें छोड़कर नहीं गई। उसकी बात पर टाई को भी गुस्सा आता है और वो भी उसे बातें सुना देता है। अगले दिन स्कूल में यंग जेटी से कहती है मैंने अपने डैड तुम्हें रेंट पर दिए थे लेकिन अब वो सिर्फ मेरे डैड हैं। इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ टाई उस प्रेग्नेंट लड़की से मिलता है जो अपनी बेटी की पैदाइश के बाद उसे अनाथ आश्रम छोड़ने वाली थी। टाई उसे समझाता है और कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बताना चाहिए। वो अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर टाई को देकर कहती है अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लाएं। टाई वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है कि अगर आप मेरे असली पिता होते तो कभी मुझे छोड़कर ना जाते। उधर स्कूल में यंग और जेटी दोनों की मोम को बुलाया जाता है। मारिया यंग से कहती है जेटी से माफी मांगो लेकिन यंग उसकी बात नहीं मानती तो मारिया उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मीशा भी उसके पीछे जाती है और उसे बताती है जेटी की दादी को टाई अपने बेटे जैसा लगता है इसलिए वो हमारे घर आते हैं। लेकिन वो मारिया को रेंट पर डैड लेने वाली बात नहीं बताती। उसकी बात सुनकर मारिया का गुस्सा कम हो जाता है और वो इंटरनेट कैफे में जाती है लेकिन टाई वहाँ नहीं था। मारिया को वहाँ रेंट डैड का बोर्ड नजर आता है जो देखकर वो सारी बात समझ जाती है। वो घर वापस जाकर यंग से सब के बारे में पूछती है तो वो सब कुछ बता देती है कि डैड को मैंने ही इस काम के लिए मजबूर किया था। मारिया को विश्वास नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे यहाँ क्या काम हो रहा है। टाई हॉस्पिटल जाता है जहाँ जेटी की दादी एडमिट थी। टाई को दादी के पास आकर हमेशा अपनी दादी याद आती थी इसलिए वो उनसे आकर कहता है क्या मैं आपको दादी के तौर पर रेंट पर ले सकता हूँ। ये कहकर वो दादी के बेड पर सर रख कर लेट जाता है। यंग टाई को मैसेज करती है जिसमें उसने लिखा था मैं स्कूल में आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे लेने आ जाएं। उसे विश्वास था उसके डैड जरूर उसके पास आएंगे। मैसेज कर यंग घर से निकलकर स्कूल जाती है। मारिया यंग को घर में ना पाकर परेशान हो जाती है और कैफे जाती है लेकिन उसे वहाँ भी यंग नजर नहीं आती। उधर टाई स्कूल पहुँच जाता है और यंग से पूछ
पूछता है तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो, तो वो अपना पिगी बैंक अपने डैड के सामने करती है जिसमें वो पैसे जमा करती थी। वो टाई से कहती है आपको जितने पैसे चाहिए इसमें से ले लो, लेकिन अब सिर्फ रेंट पर मेरे डैड बन जाओ। ये कहकर वो अपना पिगी बैंक तोड़ देती है, लेकिन उसमें करेंसी नोट कम और कागज की टुकड़े ज्यादा थे, क्योंकि टाई उसमें से पैसे लेकर उसमें कागज डाल देता था। ये देखकर यंग रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर टाई उसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी अपनी बेटी हो। तभी वहाँ मारिया भी आ जाती है और यंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वह कहती है मैं डैड को ढूंढने आई थी। मारिया उसे मारने लगती है, लेकिन टाई उसे पकड़ लेता है तो मारिया रोने लगती है। वो टाई से कहती है अगर तुम मुझे पहले अपने काम के बारे में बता देते तो मैं तुम पर शक न करती। फिर टाई यंग और मारिया दोनों को हक करता है। अगले दिन यंग टाई के लिए एक लेटर उसके पास रख देती है। लेटर में यंग ने लिखा था अब आप रेंट पर डैड तो नहीं बनेंगे, लेकिन उस प्रेग्नेंट लड़की का कोई नहीं है, इसलिए आपको उसकी मदद करना चाहिए। इसी बीच वो आदमी घर आता है जिसकी जगह पर मारिया ने सैलून बनाया था। वो मारिया से कहता है अब मैं अमेरिका नहीं जा रहा। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ पुराने एग्रीमेंट पर ही साइन करने के लिए तैयार हूँ। टाई ने रेंच डैड वाला काम छोड़ दिया था। मीशा अपने लिंक्स यूज करके उसे एक क्विज प्रोग्राम में जाने का मौका दिलवाती है। टाई इस प्रोग्राम में सारे सवालों के सही जवाब देता है। फिर इससे आखिरी सवाल पूछा जाता है। इस प्रोग्राम में कोई भी आज तक आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सका था। टाई से मनी एक्सचेंज के बारे में सवाल किया जाता है, जिसका जवाब टाई को आता था। टाई उसका जवाब देता है और ये शो भी जीत जाता है। इसके साथ ही उसे $50,000 भी मिलते हैं। यही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।